दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में मैं एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे शब्दार्थ से संबंधित बहुत सारे सवालों के बारे में। ठीक है, और ऐसा सवाल है जो आपको लगेगा कि सर इस तरह का चैप्टर तो हमने कभी हिंदी में पढ़ा नहीं, लेकिन आप स्टडी 91 के साथ हैं तो बेशक आपको मैं नई नई चीजें जरूर पढ़ाता रहूंगा। याद रखेगा आज हमारा 25वां दिन है। बहुत खुशी मिल रही दोस्तों कि आज 25वां दिन है। इसके पहले 24 लेक्चर में आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर पर दे चुका हूं। आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आज हम पढ़ने कैसे वाले हैं, शब्दार्थ का मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है कि हम हिंदी पढ़ने चले आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता है कि भाई इसका हिंदी अर्थ होता ही क्या है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि तरड़ी का मतलब क्या होता है, तरड़ी बताइए, तरड़ी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द यहां भी दिया, जैसे वनीता, हम ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं, रज्जू हम किसके लिए यूज करते हैं, गयंद शब्द किसके लिए यूज होता है, प्लवंग शब्द किसके लिए यूज होता है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट शब्द होते हैं जिनको लेकर के काफी मेरे दिमाग में दोस्तों, मेरे क्या हर बच्चे के दिमाग में इस तरह की भावनाएं आती है कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे ही शब्दों पर आज की क्लास ये है और बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको पढ़ करके। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी। भाई अगर एक किताब आपके पास नहीं है ना तो हिंदी पढ़ना कुछ अधूरा सा लगेगा आपको। देखिए अब कई बच्चे कहते हैं सर आप ना दिमाग हमें दे दो, ये दिमाग ही दे रहा हूं भाई। ये पूरी हिंदी की किताब दोस्तों मैंने अपने दिमाग को छाप दिया। मैं चाहता तो इस टाइम में अपना ऑफलाइन कोचिंग बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ऑफलाइन कोचिंग बनाने से अच्छा मैं किताब तैयार कर दूं, ताकि जो बच्चा दूर बैठा, जो बच्चा गांव में है, जो हमारे यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, कम से कम इस किताब के माध्यम से वो सफल हो जाए। इसीलिए दोस्तों हमने ऑफलाइन कोचिंग जाना न चूज किया, उसके जगह पे किताब पे काम करना चूज किया। आप परचेज तो कीजिए, बहुत जबरदस्त किताब है, मजा आ जाएगा। उसी तरह से आरओ परीक्षा के लिए किताब है। समय समय पर दोस्तों और भी बहुत सारी किताबें आती रहेंगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। और पहला सवाल ये आपके सामने है, लिख रहा है गयंद का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये बताइए गयंद का मतलब क्या होता है। याद रखिए दोस्तों, गयंद हाथी को कहा जाता है। गयंद किसे कहते हैं, हाथी को कहा जाता है। एक बात, अब हाथी को कहते हैं दोस्तों, तो हाथी में याद रखेगा गयंद के दो अलग अलग मायने होते हैं। एक याद रखेगा, गयंद कहा जाता है बड़ा हाथी को। ठीक है, बड़ा हाथी को क्या कहते हैं, गयंद कहते हैं। या फिर गयंद दोस्तों हाथियों के राजा को भी कहा जाता है। ठीक है, हाथियों का राजा। जी हां दोस्तों, हाथियों का राजा। और हाथियों का राजा है कौन, आपने ऐरावत का नाम सुना होगा, इसे हाथियों का राजा कहा जाता है। तो इसे भी गयंद कहा जाता है, या फिर एक अलग सेंस में दोस्तों हाथी को भी दोस्तों गयंद कहा जाता है। तो याद रखेगा बड़ा हाथी यहां सही हो जाएगा। बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, ये आपका गलत जवाब है। ठीक है, हम लोग आज काम की बात करेंगे, किसको क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मत भूलिएगा। तो हाथी की पर्यायवाची वाले जब चैप्टर में आएंगे और हाथी के अनेक पर्यायवाची बताएंगे कि भाई हाथी को गज भी कहते हैं, हाथी को हस्ती भी कहते हैं, हाथी को कुंजर भी कहते हैं, हाथी को जो है गयंद भी कहते हैं। तो एक पर्यायवाची भी दोस्तों आपका तैयार हो रहा है इसी के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, तो गयंद किसे कहते हैं, बड़े हाथी को कहा जाता है। लिख रहा है मूढ़ चेता। जहां दोस्तों मूढ़ चेतना की बात नहीं कर रहा हूं, मूढ़ चेता की बात कर रहा हूं। देखिए कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, बड़ा मूढ़ टाइप का आदमी है यार, बड़ा मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं हो मूर्ख कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेगा मूर्ख को दोस्तों कहा जाता है, दूसरों को मूर्ख बनाने वाले को नहीं। मूर्ख जो बाद में चतुर हो गया इसको भी नहीं, आलसी को भी नहीं। याद रखेगा मूढ़ चेता किसे कहते हैं, याद रखेगा मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ चेता कहा जाता है। जिसकी बुद्धि क्या अभी सोई हुई हो वही तो मूर्ख है। तो याद रखेगा मूढ़ चेता मूर्ख कहलाता है। लिख रहा प्रायोगिक शब्द का सही अर्थ क्या है, ध्यान से पढ़िए। आपके सामने एक शब्द दिया है प्रायोगिक। याद रखेगा प्रयोग मूल शब्द होता है। प्रयोग यहां पर दोस्तों क्या था, मूल शब्द था, और इसी प्रयोग में इक शब्द जोड़ दिया गया और तभी निर्माण किसका हुआ दोस्तों, प्रायोगिक का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, प्रायोगिक का। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताया भी हूं कि इक नामक प्रत्यय यहां पे जुड़ा है। प्रायोगिक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रयोग से बना तो उसी से संबंधित होता होगा। लिख रहा है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए उसे प्रायोगिक कहा जाएगा। जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए उसे कहा जाएगा। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो उसे कहा जाएगा। जिसका प्रयोग भविष्य में किया जाना हो उसे कहा जाएगा। दोस्तों प्रायोगिक किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा जिसका डेली यूज होता है, जिसका नित्य प्रयोग होता है उसी को प्रायोगिक कहते हैं। भविष्य वाले को प्रायोगिक नहीं कहा जाएगा, पहले वाले को नहीं कहा जाएगा, और जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, ये सब फर्जी बातें हैं। याद रखेगा प्रायोगिक का तात्पर्य क्या होता है, प्रैक्टिकल, जिसका नित्य प्रयोग किया गया हो। दोस्तों ये हमारी प्रायोगिक कक्षा है, यहां पे नित्य प्रति हम क्या करते हैं, डेली दोस्तों हम नए नए सवालों को लाते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्या है, ये प्रायोगिक कक्षा हो सकती है। बिल्कुल ना, आए बात समझ में ना। याद रखेगा सटीक आंसर ढूंढना होता है। होता क्या है कि परीक्षा में यहां से गलती होगी,
आप कॉपी कलम लेके बैठो, आप हल करो। आपको लगता है कि बहुत आसान चैप्टर है, तो एक काम करो ना, आप 30 में 30 पाके दिखाओ। जी हां दोस्तों, आप कोशिश करो और देखो क्या आपको 30 में 30 मिलता है। मेरा उत्तर देख के मत करना, ईमानदारी से करना, तब तो आपको मिलेगा। देख लेना खुद से कि कितना जवाब आपका सही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिख रहा कीर शब्द का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा सवाल दिया दोस्तों, कीर। जहां दोस्तों कीर का मतलब कील नहीं होता है, कीर का मतलब दोस्तों कीड़ा भी नहीं होता। कीर दोस्तों तोता को कहा जाता है, याद रखेंगे। कीर किसे कहा जाता है दोस्तों, कीर तोता को कहा जाता है। ठीक है, तोता को क्या कहते हैं दोस्तों, कीर कहा जाता है। हाथी अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, हाथी को गयंद कहा जाता है। हाथी को क्या कहते हैं, गयंद कहते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे हाथी को गज भी कहते हैं, हाथी को हस्ती भी कहते हैं, हाथी को गयंद भी कहते हैं, हाथी को अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं। ये सब भी हाथी का नाम है, लेकिन यहां पर कीर याद रखेगा, कीर तोता को कहा जाता है। तोता को दोस्तों दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। दाड़िम किसे कहते हैं दोस्तों, दाड़िम वैसे अनार के दाने को कहा जाता है। किसको, अनार के दाने को दाड़िम कहा जाता है। और अनार का दाना दोस्तों तोता को बड़ा प्रिय होता है, इसीलिए उसे दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। इसके अलावा तोता को सुग्गा भी कहा जाता है। सुग्गा आप ये सुने होंगे, ठीक है, सुग्गा भी कहा जाता है, कीर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, लिख रहा सकल शब्द का अर्थ क्या है। सकल, जी हां दोस्तों, देखिए शकल कई होता है, जैसे आप ये वाला शकल कहते हैं ना, तो ये जब शकल होता है जो लिखा हुआ, ये शकल दोस्तों चेहरा को कहा जाता है। किसे कहते हैं, ये चेहरा को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर लिख दिया सकल, ठीक है, तो याद रखेगा ये सकल मतलब क्या होता है, सकल कहा जाता है संपूर्ण को। ठीक है, शकल, ठीक है, सकल किसे कहा जाता है दोस्तों, सकल संपूर्ण को कहा जाता है। तो यहां जो आपका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, शकल के लिए संपूर्ण याद रखेगा। ठीक है, लेकिन 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 एक चीज और याद रखेगा, सकल जब छोटा होता है तब संपूर्ण को कहा जाता है। यहां तो बड़ा सा है, यहां बड़ा सा है दोस्तों, ये वाले सकल का मतलब क्या होता है, अब अलग हो जाएगा। इस जो बड़ा सा देखिएगा अगर परीक्षा में दिया है, तो इस सकल का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है दोस्तों, इस वाले सकल का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। देखिए जल्दीबाजी मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, बड़ा सा है कि छोटा सा। छोटा सा होगा तब सकल हो जाएगा। ठीक है, सकल, सकल विश्व की माया, सकल जग की माया, पढ़ा होगा सकल। ठीक है, या आपने कई बार पढ़ा होगा सकल योग, या ग्रास टोटल आपने पढ़ा होगा, तो वो भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, संपूर्ण को कहा जाता है। तो यहां टुकड़ा करिएगा, संपूर्ण मत करिएगा। ठीक है, गलतियां होती हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि 30 में 30 लीजिए नंबर, तब तो मैं समझ जाऊं कि हाँ ये चैप्टर आपको बड़े अच्छे से आता है। शब्दार्थ हम चैप्टर दोस्तों यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा असित, जल्दी से बताइए असित दोस्तों, असित का मतलब क्या होता है, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। असित ऐसा शब्द दोस्तों हिंदी में आपको बार बार मिलेगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, लगभग 98% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि असित सर किसे कहा जाता है। असित का तात्पर्य होता है दोस्तों खाया हुआ। असित का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, खाया हुआ होता है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, खाया हुआ। काला मत करेगा, ठीक है, काला मत करेगा। काला दोस्तों असित को कहा जाता है, लेकिन ये छोटा सा होता है, इसे दोस्तों काला कहा जाता है। ठीक है, काला याद रखेगा। ठीक है, काले के लिए और भी होता है। ठीक है, तो याद रखेगा श्याम भी होता है, काले के लिए एक शब्द यूज किया जाता है श्याम। वैसे श्याम का मतलब सांवला होता है, लेकिन काला भी लिया जाता है। जो ठंडा ना हो, जो सींचा ना जा सके, सब गलत दिया हुआ है। असित किसे कहा जाता है दोस्तों, खाया हुआ को दोस्तों क्या कहते हैं, असित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा आभ्यंतर। जी हां दोस्तों, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है, क्या लिखा दोस्तों, आभ्यंतर। आइए, आभ्यंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिख रहा है किसी वस्तु की आभा को आभ्यंतर कहते हैं, किसी वस्तु का बाहरी भाग होता है, किसी वस्तु से भिन्न होता है, या किसी वस्तु के भीतरी भाग को। देखिए आभ्यंतर जो लिखा है ना, यहां पर देखिए आभ्यंतर जो यूज किया जाता है दोस्तों, ये भीतरी भाग के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा किसके लिए, ये किसी वस्तु का जो भीतरी हिस्सा होता है उसे दोस्तों आभ्यंतर कहते हैं। आभ्यंतर का तात्पर्य दोस्तों भीतर होता है। आभ्यंतर का तात्पर्य क्या होता है, भीतर होता है या अंदर वाला होता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भीतर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा दोस्तों वलय। वलय का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। वलय दोस्तों किसे कहते हैं, वलय। याद रखेगा, वलय कहा जाता है दोस्तों गोलाकार घेरा को।
कोई चीज गोलाकार है तो उस गोलाकार घेरा को क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि वलय बन गया है, ये वलय हो गया दोस्तों। गोलाकार घेरा जो होता है वलय कहलाता है। वृक्ष की छाल नहीं दोस्तों, गोलाकार घेरा। मृग छाल भी नहीं, आवरण भी नहीं होगा। याद रखें, कई लोग आवरण यहां पे टिक करेंगे कि सर वलय का तात्पर्य आवरण होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखेगा वलय उसे नहीं होगा। याद रखेगा वलय का तात्पर्य क्या होता है, गोलाकार घेरा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको सही करिए भाई, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने बताया नहीं, समझाया नहीं, इसीलिए आपको दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं कह रहा हूं ना कि अगर हिम्मत है तो आप 30 में 30 लाइए, इस चैप्टर में 30 में 30 लाइए। मैं जान जाऊंगा कि हाँ बहुत एक्सपर्ट हैं, विश्वास कीजिए। रुकिए, मैं और सवाल पूछता हूं आपसे। देखिए यह सवाल कितना गजब का है। अतः, कई बार आपने लिखा भी होगा अतः। आप मुझे बताइए अतः का अर्थ क्या होता है। अतः को अन्यथा कह सकते हैं, अतः को इसलिए कह सकते हैं, अतः को परिणामतः कह सकते हैं, अतः को अस्तु कह सकते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, अतः किसके लिए यूज कर सकते हैं, नहीं पता, इसे भी देखिए। याद रखेगा, करीब 99% जो मुझे लगता है 98-99% लोग ऐसे हैं जो अतः का मतलब नहीं जानते। अतः का मतलब होता है इसलिए। याद रखेगा, अतः का अर्थ क्या होता है, इसलिए होता है। याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अतः शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, इसलिए होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अत्युक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। अत्युक्त का अर्थ क्या दोस्तों, क्या लिखा है, अत्युक्ति। अत्युक्ति का अगर आप यहां विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों अति धन उक्ति। क्या मिलेगा, अति धन उक्ति। और यहां पर अति माने होता है अधिक और उक्ति माने होता है किसी बात को। ठीक है, किसी बात को। ये तो दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आया कि किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये अतियुक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, अतियुक्ति। इसे दोस्तों अतियुक्ति की जगह कभी कभी अतिशयोक्ति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति भी कहा जाता है, यानी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, असंभव तक जब लेके चले जाएंगे बात को। एक होता बढ़ा चढ़ाकर कहना, जैसे आपने कहा कि मैं 5 तल्ले की बिल्डिंग से कूद गया, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप भौकाल बना रहे हैं, ये अतियुक्ति हो गया। लेकिन आपने कहा मैं 500 तल्ले से कूद गया और जिंदा बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा जो असंभव जैसा है, अगर आप उसके बारे में कहते हैं तब आप अतिशयोक्ति लिखिएगा, वरना अत्युक्ति आपके लिए परफेक्ट जवाब रहेगा। ये बकवास नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, चरम सीमा नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ा चढ़ाकर कहने को क्या कहा जाता है, अत्युक्ति कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। कई बार दोस्तों ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। मीनाक्षी में एक शब्द है दोस्तों मीन, मीन धन अक्षी मिलकर के मीनाक्षी बनता है दोस्तों। मीनाक्षी, मीन कहा जाता है मछली को और अक्षी कहा जाता है आंख को। तो जिसकी आंख है दोस्तों मछली की तरह हो उसे, और मछली की आंख होती कैसे दोस्तों, आप देखिएगा गोल गोल आंखें होती है। तो याद रखिएगा मछली की तरह गोल आंखों वाली को क्या कहा जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है। ऐसे तो मीनाक्षी माता दुर्गा का पर्यायवाची होता है, बट आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहां यमुना या पूनम की चांदनी या मोरनी ये सब गलत जवाब हैं। जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर 2। मजेदार टॉपिक है दोस्तों, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं जो आप नहीं जानते उनके मायने क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। बताइए दोस्तों किसे नौका कहते हैं। लिख रहा तरड़ी को, तरुण को, तरुड़ी को और तरड़ी को। नौका किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तरुण दोस्तों कहा जाता है नव युवक को। किसे कहते हैं, नव युवक जो होता है उसे तरुण कहते हैं। ठीक है, तरुड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा नव युवती जो होती है, नव युवती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे तरुड़ी कहते हैं। तरड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तरड़ी दोस्तों सूर्य को कहा जाता है। और तरड़ी किसे कहते हैं, अगर छोटी ही लगा तो सूर्य और बड़ी ही लगा तो क्या हो जाएगा, नौका होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा तरड़ी तनुजा तट तमार तरुअर बहु तेरे। ठीक है, तो बार बार आ रहा, अनुप्रास अलंकार होता है, पढ़ा होगा आपने। वर्डों की आवृत्ति अगर बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहां याद रखिए सबके अलग अलग मायने। आपसे पूछा क्या नौका, आपका जवाब क्या होगा, तरड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब जो बच्चा पढ़ा होगा वो मात्रा समझ रहा होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उससे क्या फर्क पड़ता है कि यार अड़ के ऊपर छोटी की मात्रा लगाना कि बड़ी की मात्रा लगाना है। अरे भाई सबके मायने अलग अलग हैं, ये आप समझ लीजिए। बाद में मत कहेगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं, बताया नहीं। आगे देखिए अंश। दोस्तों अंश की बात करेंगे तो अंश दोस्तों 2 तरीके से लिखा जाता है। एक अंश दोस्तों अंश में छोटा सा होता है, और एक जगह अंश में दोस्तों हम बड़ा सा देखते हैं। क्या देखते हैं, बड़ा सा। दोस्तों ये जो बड़ा सा होता है, याद रखेगा इस अंश का तात्पर्य होता है हिस्सा। क्या होता है दोस्तों, आप इसका तात्पर्य हिस्सा ले लीजिए, इसका तात्पर्य भाग ले लीजिए। और जब छोटा वाला सा होता है तो इस अंश का तात्पर्य होता है कंधा। क्या होता है दोस्तों, इस अंश का तात्पर्य कंधा होता है। यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है इसलिए उत्तर यहां पर क्या
क्या होगा दोस्तों, कंधा होगा, हिस्सा और भाग मत करेगा। हिस्सा भाग कब होता, जब आप अंश कहते हैं, जैसे आप कहते हैं अधिकांश, अधिक अंश, अधिक भाग, अधिक हिस्सा, ठीक है, तो याद रखेगा ये वाला अंश होता है। दोनों के मायने अलग अलग होते हैं दोस्तों। आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या पढ़ेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जब वहां आएंगे ना तो वहां दोस्तों इसी तरह के सवाल भरे पड़े होते हैं कि बताइए दिन का मतलब क्या होता है और दीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, दोनों ऐसे बन गए। जैसे पूछेगा अंश का मतलब क्या होता है और अंश का मतलब क्या होता है। ये दोस्तों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी जो आज हमारा चैप्टर है शब्दार्थ है, आपको खाली शब्द का अर्थ बताना है और कुछ नहीं करना है। आगे इस तरह के और सारे चैप्टर आएंगे, जैसे आगे हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनेकार्थक। अनेकार्थक में क्या होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसीलिए तो उन्हें अनेकार्थक कहा जाता है। तो वो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो अलग अलग चैप्टर है जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, तो खाली शब्दों का अर्थ आपको बताना है, परेशान नहीं होना। यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री, आप बता दीजिए किसका अर्थ स्त्री है। लिख रहा अंगजा हो गया, अंगना हो गया, आंगन हो गया, अंगार हो गया। देखिए अंगार तो होगा नहीं, आंगन भी नहीं होगा, अंगन, अंगजा नहीं दोस्तों। अंगना को दोस्तों याद रखेगा, अंगना को स्त्री कहते हैं। देखिए दो सवाल खूब पूछता है, एक अंगना आपसे पूछा जाता है और एक वनिता आपसे पूछा जाता है। याद रखेगा वनिता का तात्पर्य भी क्या होता है दोस्तों, स्त्री होता है। ये दो पेड सवाल हैं आयोग के, बार बार परीक्षाओं में सवाल आते हैं कि भाई अंगना को क्या कहते हैं और वनिता को क्या कहते हैं। देखिए अंगना है, आंगन नहीं है, तो याद रखिएगा अंगना स्त्री को कहा जाता है। जो सही जवाब है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इस सवाल का सही उत्तर। अंगना किसे कहा जाता है दोस्तों, स्त्री को कहा जाता है। आगे बढ़िए, लिख रहा प्लवंग का दोस्तों अर्थ क्या है। प्लवंग किसे कहते हैं, याद रखिए दोस्तों प्लवंग बंदर को कहा जाता है। ऐसे बंदर के ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं कि सर बंदर को कपि कहा जाता है, सर बंदर को कपीस कहा जाता है। कपीस का वैसे कपीस हनुमान जी को कहा जाता है क्योंकि बंदरों के ईश थे, वो देवता थे, ठीक है। बंदर को दोस्तों प्लवंग कहा जाता है, ठीक है। बंदर को हरि भी कहा जाता है, हरि, हरि वैसे भगवान विष्णु को भी कहा जाता है और बंदर को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। बंदर को वानर कहा जाता है। जब आप पर्यायवाची में आएंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको शब्द का अर्थ बताना है कि भाई प्लवंग किसे कहते हैं। ये अच्छा मीनिंग हो गया, पर्यायवाची के लिए भी आराम हो जाएगा आपको। याद रखिएगा प्लवंग बंदर को कहा जाता है, सांप, पक्षी और पानी को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही जवाब है। लिख रहा असी शब्द का अर्थ है। असी दोस्तों किसे कहते हैं बताइए। असी याद रखेगा, असी कहा जाता है दोस्तों तलवार को। असी किसे कहते हैं, तलवार को कहा जाता है। और तलवार को और बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे अस भी कहा जाता है, तलवार कहा जाता है, चंद्रहास कहा जाता है, बहुत परीक्षा में आता है चंद्रहास, ठीक है। इसके अलावा तलवार को कृपाण भी कहा जाता है, कृपाण भी कहा जाता है। इसके अलावा करवाल भी कहा जाता है, करवाल। याद रखिए ये सब दोस्तों तलवार के ही अलग अलग नाम हैं। यहां पर असी दोस्तों क्या हो जाएगा, तलवार को कहा जाता है, तो बाधक, सेवक और होंठ जवाब नहीं होगा, ठीक है। याद रखेगा सेवक को अनुचर कहा जाता है, परीक्षा में खूब आता है दोस्तों। दो शब्द सेवक से संबंधित आते हैं। एक दोस्तों परीक्षा में पूछता है कि अनुचर किसे कहते हैं और एक पूछता है दोस्तों परिचर, परिकर किसे कहते हैं, ठीक है। अनुचर और परिकर याद रखे दो पूछता है ये दोस्तों। या एक और पूछता है भृत्य किसे कहते हैं, क्या पूछता है, भृत्य। तो दोस्तों भृत्य सेवक को कहा जाता है, गुलाम होता है, नौकर होता है, अनुचर होता है, परिचर होता है, ये सब नाम आते हैं, ठीक है। यहां तलवार हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के आपके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार सी क्लास होगी दोस्तों, मजा आ जाएगा। जैसे ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, एक बार हिंदी पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, आप इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर और कौन कौन सा बैच चल रहा है। देखिए कहीं भी पढ़िए यार, एक बार पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, कभी यहां का कोर्स लिया, कभी वहां का कोर्स लिया, दौड़ भाग करते हैं यार। विषय पे पकड़ बनाइए, एक बार विषय को मजबूत कर लिया ना, फिर परीक्षा चाहे जो होगी सब अटेंड होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। और विषय को मजबूत करना है तो मुझे लगता है स्टडी 91 एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने किताब भी लिखा है तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है किताब लिखने से, कोर्स भी आ गया है, यूट्यूब पर आप चीजें देख ही रहे हैं, तो नो डाउट आपके लिए सबसे बेहतर दोस्तों स्टडी 91 है। इसलिए मौका एक बार हमें जरूर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है अदम्य। ये तो यार हमें सर एक चीज आ गया, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, आ गया याद आपको। मैं शक्तिमान की बात कर रहा हूं, वहां पर एक लाइन पढ़ते थे दोस्तों अदम्य। ये अदम्य कहा किसे जाता है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। क्या अदम्य शिष्टाचार को कहा जाता है, नहीं। क्या अदम्य न दबने वाले को कहा जाता है, बिल्कुल सही। न दबने वाले को क्या कहा जाता है, अदम्य, अद्भुत अदम्य साहस। जी हां दोस्तों, न दबने वाला क्या कहलाता है, अदम्य कहलाता है। पीछे चलने वाला नहीं दोस्तों,
जानकारी देने वाला भी नहीं, पीछे चलने वाले को अनुचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचर। ठीक है, याद रखेगा, जो पीछे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अकिंचन दोस्तों किसे कहते हैं? अकिंचन, यहां बिंदी दीजिएगा। अकिंचन दोस्तों किसे कहते हैं? तो अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। और जाहिर सी बात है, जिसके पास कुछ नहीं होता है वह या तो गरीब है, वह या तो गरीब है या तो दरिद्र है। ठीक है, गरीब है या दरिद्र है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। गरीब के पास ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं होता है, यह गलत जवाब हो जाएगा। दरिद्र आपका सही जवाब होगा। गरीब के पास दोस्तों गरीबी होती है, आर्थिक रूप से पैसे कम होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ होता है। दरिद्र जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहां दरिद्र करिएगा। दरिद्र को दोस्तों अकिंचन कहा जाता है, और हिंदी में बार बार आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा काया शब्द का सही अर्थ क्या है? काया का सही अर्थ दोस्तों, काया किसे कहते हैं? तो काया याद रखेगा, यह शरीर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा, काया किसे कहते हैं? शरीर को कहा जाता है। काया काला को नहीं कहा जाता, दया को नहीं, छोटा को नहीं। काया किसे कहते हैं? शरीर को कहा जाता है। शरीर को काया कहते हैं, वदन कहते हैं, ये तमाम नाम है। तो यहां शरीर आप याद रखेगा। ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा है करिंदा। जी दोस्तों, करीदा, करिंदा होता है यहां पर करिंदा। कारिंदा, कारिंदा दोस्तों किसे कहते हैं? कारिंदा कहा जाता है कार्य करने वाले को। कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या होता है? करिंदा होता है, या इसी को हम दूसरी भाषा में कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो कार्य करता है उसे कर्मचारी भी कहते हैं। तो करिंदा का एक तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? कर्मचारी हो गया। यहां देह, गगरी और हाथ। हाथ का एक जबरदस्त सवाल पूछता है। हाथ को दोस्तों कर भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, हाथ को कर भी कहा जाता है और हाथ को पाणी भी कहा जाता है। यह आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा है भैया, इसको अलर्ट रहिएगा लेकर के, गलती मत कीजिएगा। और देह को हमने पढ़ा कि देह को काया कहा जाता है। देह को क्या कहते हैं? काया कहते हैं। ये सब याद रखेगा। शब्दार्थ पढ़ा रहा हूं, जिसको लग रहा है कि सर बहुत आसान है, वो भैया 30 में 30 पा जाइए। मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में कि सर मेरे 30 के 30 सवाल सही थे। ईमानदारी से बेईमानी मत करिएगा। हो सकता है आप अपना नाम दिखाने के लिए मैसेज करो, लेकिन यार ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार रहो। धोखा कभी अपने आप को मत दो। देना हो तो दूसरे को दो यार, अपने आप को धोखा क्यों देते हो? झूठ बोल करके किसको धोखा दोगे? मुझे दोगे, लोगों को दोगे, या अपने आप को दोगे? अपने आप को दोगे, सिंपल सी बात है। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, गलती मत करना। आगे बढ़िए। लिख रहा धन का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए, मैं यहां दो शब्द आपको लिखूंगा। एक शब्द आप पढ़ते हैं दोस्तों धन, और एक शब्द पढ़ते हैं धान्य। आप पढ़ते हैं धन धान्य से आपका घर भर जाए, तो धन दोस्तों किसे कहा जाता है? धन कहा जाता है अर्थ को। और अर्थ किसे कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है मुद्रा को। तो धन का तात्पर्य यहां मुद्रा से होगा, याद रखेगा, अंक से नहीं होगा। अर्थ, अर्थ यानी धन मुद्रा से होगा, याद रखेगा। और धान्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धान्य कहा जाता है अनाज को। अनाज को दोस्तों शस्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा, अनाज को अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये धन धान्य से आपका घर भरा रहे। धन मतलब पैसे से, धान्य मतलब अनाज, यानी एकदम बढ़िया चल रहा है काम। तो याद रखेगा, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थ आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दिख रहा है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, यह बताइए। काकू, जी हां दोस्तों, देखिए बच्चे समझते हैं काक। देखिए काक जब आप पढ़ते हैं तो काक, आपने काक, काग चेष्टा बकुल ध्यानम। ठीक है, तो देखिए काक अलग हो जाएगा। कॉक आपको इंग्लिश वाला याद आता है। ठीक है, COC के होता है। और इस कॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब मुर्गा होता है। इस कॉक का मतलब मुर्गा नहीं होता है। एक्चुअली में जो शब्द होता है दोस्तों कॉग होता है। ठीक है, काग चेष्टा बकुल ध्यानम। और काग कहा जाता है दोस्तों कौआ को। काग किसे कहते हैं? काग कौआ को कहा जाता है। और काकू किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपने अगर अलंकार पढ़ा होगा तो मैंने वहां पढ़ा होगा काकू वक्रोक्ति के बारे में, यानी जहां पर व्यंग मारा जाए। काकू दोस्तों व्यंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह व्यंग को कहा जाता है। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यंग्य हो जाएगा। चाचा, कटु और कौआ नहीं होगा, यहां व्यंग्य आपका जवाब होगा। जो 30 में 30 पाने वाले हैं, ध्यान रखिए कि कब आपके सवाल गड़बड़ हो जाएंगे और सही उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसको याद करिए, जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है रज्जू शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, रज्जू शब्द को दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रज्जू को दोस्तों रस्सी कहा जाता है। रज्जू को क्या कहते हैं? रज्जू को हिंदी में रस्सी कहते हैं, याद रखेगा। रज्जू मछली को नहीं, मेढक को नहीं, रस्सी को कहते हैं, घोड़ा को भी नहीं। ठीक है, घोड़ा को दोस्तों बाजी कहा जाता है, बाजी कहा जाता है कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है। ठीक है, अक्सर करके है वाला सवाल परीक्षा में पूछ देता है, याद रखेगा। मेढक के लिए दोस्तों याद रखेगा, मेढक को शार्दुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शार्दुल। ठीक है, सही बता रहा हूं ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है नहीं, कुछ और कहा जाता है, शार्दुल नहीं दोस्तों।
एक बार चेक करिएगा, मेढक को दोस्तों क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर रहा है, ऐसे ही कुछ नाम है दोस्तों मेढक का, बड़ा फेमस है। ऐसे तो मेढक के और सारे पर्यायवाची, जैसे मंडूक, मेढक को मंडूक भी कहते हैं, मेढक को क्या कहते हैं, इसे मंडूक भी कहते हैं। लेकिन जो दिमाग में आ रहा है वो स से है, क्या दिमाग में आ रहा है समझ नहीं पा रहा हूं। मछली की बात करें तो मछली को देखिए सफरी कहा जाता है, मछली को मत्स्य कहा जाता है, मछली को झस कहा जाता है, मछली को जलतोरी कहा जाता है। ये सब मछली के पर्यायवाची में आते हैं। जब पर्यायवाची वाले चैप्टर में आ जाएगा तो बड़ी बातें होंगी, घबराइए मत। अभी के लिए तो आप यही याद करिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कष्ट का अर्थ क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों कि भाई कष्ट को हम क्या बोल दें। लिख रहा है कष्ट को क्या हम खेद कह सकते हैं, कष्ट को शारीरिक असुविधा कह सकते हैं, कष्ट को दुख कह सकते हैं, या कष्ट को शोक कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, कष्ट को दोस्तों क्या कह सकते हैं। देखिए कष्ट जो होता है दोस्तों मानसिक एक तरह से होता है, और मानसिक ऑप्शन आपके सामने दिया नहीं है। ऐसे में दोस्तों कष्ट को क्या कहेंगे, दुख कहिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, खेद मत कहिएगा, क्योंकि खेद दोस्तों एक तरह से शारीरिक असुविधा है और शोक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर दुख हो जाएगा, क्योंकि कष्ट सामान्यतः किसके लिए यूज होता है, मानसिक दुख के लिए, ठीक है, मानसिक रूप से होता है, तो याद रहे। इसी तरह से एक शब्द आप पढ़ते हैं आदि व्याधि, क्या पढ़ते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं आदि, एक शब्द पढ़ते हैं व्याधि। जरा जवाब दीजिए कि आदि का तात्पर्य क्या होता है और व्याधि का तात्पर्य होता है। एक का अर्थ होता है दोस्तों शारीरिक कष्ट और एक का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। जरा कमेंट करके बताइए आप लोग कि आदि और व्याधि का अर्थ क्या होता है, कुछ जवाब आप भी दीजिए, ठीक है। वनिता का प्रयोग दोस्तों किसके अर्थ में किया जाता है, तो बताया हूं वनिता को स्त्री कहते हैं। वनिता को क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। यहां व्यवसायी, पुस्तक और जंगल मत कहिएगा। जंगल को दोस्तों अरण्य कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है, विटप कहा जाता है, ठीक है, जंगल कहा जाता है, ठीक है, वन कहा जाता है। ये सब नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। स्त्री याद रखिएगा, इसको वनिता कहते हैं, ठीक है। स्त्री के लिए दो शब्द बताया था, एक वनिता शब्द बताया था, एक वनिता शब्द बताया था, और एक और क्या बताया था, अभी पीछे ही दोस्तों स्त्री के लिए क्या क्या शब्द बताया था, वनिता बताया था, ठीक है, और क्या बताया था, एक और बताया था यार, बहुत, अंगना, अंगना शब्द। ये दो शब्द दोस्तों अक्सर करके पूछे जाते परीक्षा में, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा नाहर शब्द का अर्थ क्या है। नाहर भाई किसे कहते हैं, नाहर लिख रहा बंदर को कहते हैं, तो बंदर को नहीं दोस्तों, नाहर सिंह को कहते हैं, यानी शेर को दोस्तों नाहर कहा जाता है, शेर को नाहर कहा जाता है, ठीक है। तो शेर याद रखेगा, शेर को दोस्तों व्याघ्र भी कहा जाता है, व्याघ्र भी कहा जाता है, नाहर भी कहा जाता है, मृगेंद्र कहा जाता है, मृगेंद्र, जहां दोस्तों मृग को मार के खाता है ना, इसलिए इसे मृगेंद्र भी कहते हैं। और जो शार्दुल बोल रहा था दोस्तों, वो शार्दुल याद रखेगा, वो शार्दुल किसे कहते हैं, शेर को कहा जाता है, शेर के बच्चे को स्पेशली शार्दुल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्याज का अर्थ है, लिख रहा बहाना है, सूद है, दावा है, या डर है। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं गलती हो जाएगा। एक है व्याज और एक है ब्याज, यहां ब लगा रहेगा तो अलग इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्याज लिखे तब इसको बताइए सूद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सूद यानी इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ये। लेकिन अगर व्याज लिखा है तो व्याज का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्याज का मतलब बहाना होता है। व्याज का मतलब क्या होता है, बहाना होता है, सूद नहीं होता है। सूद कब होता, सूद तब होता जब ब्याज लिखता। ध्यान दीजिएगा, अब तो भैया 30 में 30 सर नहीं मिलेगा, लगता है 30 में 30 नहीं मिलेगा, क्योंकि सर सवाल आपने ऐसे से रख दिया ना कि कैसे 30 में 30 मिले, सर लग ही नहीं रहा कि 30 के 30 वाला सवाल है यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, मजा आएगा। लिख रहा है का अर्थ क्या होता है, बताइए है का अर्थ क्या होता है। अभी पीछे दोस्तों आपको बताया था, है किसे कहा जाता है घोड़ा को कहा जाता है किसे कहते हैं, घोड़ा को। घोड़ा को बाजी भी कहा जाता है, परीक्षा में आता है। घोड़ा को तुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके अलावा घोड़ा को अश्व कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, सब तो कॉमन बातें हैं, जो कोई नहीं जानता वो जानिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यहां ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिख रहा अरण्य रोदन का क्या अर्थ है, क्या लिखा दोस्तों, अरण्य रोदन का क्या अर्थ है। लिख रहा जोर जोर से रोना, अरण्य रोदन क्या होता है, तो बच्चों को लगेगा ये भी उत्तर है। जंगल में चुपचाप रोना, सर अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो जंगल में रोने को सर अरण्य रोदन कहते हैं। अकेले बैठकर रोने को कहते हैं, या व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाने को। तो याद रखेगा, व्यर्थ में जब कोई व्यक्ति फालतू में अपनी विपदा सुनाता है तब उसे क्या कहा जाता है, कि उसका अरण्य रोदन चल रहा है। याद रखेगा, यहां जंगल और जोर जोर से और अकेले में बैठ के रोने से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। लगभग 99% बच्चे यहां पर क्या हैं, फेल है इस बात को बताने में। जी हां दोस्तों, याद रखिए, थोड़ा सा मेहनत करने की आपको जरूरत है, समझिए, गलती मत कीजिए। आगे बढ़िए, लिख रहा है विहंगम,
विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि लिख रहा है, विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी निगाह या गहरी दृष्टि या सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि। तो याद रखिएगा, विहंगम नगर दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों एक सम्यक दृष्टि, एक समान दृष्टिकोण से हर एक टॉपिक को देखना। जैसे जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसके पहले दोस्तों आपको चाहिए होता है कि यार कुछ ऐसा नोट्स हमें मिल जाए जिसको हम विहंगम दृष्टि से देख लें, सिंहावलोकन उसका कर लें। तो याद रखेगा उसी को दोस्तों कहा जाता है सम्यक दृष्टि या विहंगम दृष्टि। तो ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आपके लिए आज के सवाल इतने काफी थे और मजा आ जाता दोस्तों पढ़ करके। इस तरह से और इतनी स्पीड में पढ़ने को मिले तो सर टाइम भी नहीं पता चलता कि कब हिंदी आई और कब हिंदी की क्लास सर समाप्त हो गया, सर मजा ही आ जाता है। तो दोस्तों डेली इस क्लास को देखिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दोस्तों ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का प्लेलिस्ट है और उन्हीं से संबंधित क्लास नोट्स है दोस्तों। जो यूट्यूब पर कॉपी पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये उसी का हैंड रिटन नोट्स है। आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।